Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जहांगीर क्लासेस एंड फर्स्ट चैप्टर जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। एक वीडियो ऑलरेडी इस पे बना चुके हैं। आज की क्लास में फर्स्ट चैप्टर का ही सेकंड पार्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या सिचुएशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में। सो आई बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू वन पर्टिकुलर थिंग that if you talk about industrial sector, then actually Britishers never wanted to make India as a developed economy, or they never wanted to make any kind of progress in case of industries in India specifically. They always wanted that India would always be dependent on, for capital goods or industrial goods on, British economy. So that was their belief, that was their planning, and because of that, they followed all the policies. Like as you can see right now, some specific things are highlighted here. Discriminatory tariff policy was there, which was followed by Britishers. So let's talk about all such things one by one. Initially, we'll be talking about here. Let me highlight all such things so that you'll be able to see that where I'm reading all such things. Like agriculture, India could not develop a sound industrial base under British rule. इतना अच्छा बेस जो है इंडिया डेवलप नहीं कर पाया. The poor state of industrial sector during the British rule is illustrated in the following points. अब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका पुअर स्टेट जो था वो क्यों था, उसके रीजंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. अब सबसे पहले तो यहाँ पर ऑब्वियसली विदाउट एनी काइंड ऑफ डाउट सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी विच वाज फॉलोड बाय ब्रिटिशर्स, ये मैं डिस्कस करूंगा पूरा का पूरा. यहाँ पर मैंने एक नोट यहाँ पे दे रखा है, वो फॉलो हुआ. और उसके साथ साथ दो चीजें हुई. पहला, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका इतना पुअर स्टेट था, पहली चीज क्या हुई कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डिस्ट्रॉय हो गई. हैंडीक्राफ्ट मतलब छोटी मोटी चीजें जो हम बनाते थे, और वर्ल्ड फेमस जो है हमारा जो है उसकी एक्सेप्टेंस थी. एंड अनदर थिंग वाज दैट कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी ग्रोथ जो है बहुत बहुत मीगर ग्रोथ थी. एंड द इन्वेस्टमेंट वाज वेरी लेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अगर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में नहीं थी. बहुत कुछ इंडस्ट्रीज मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी. तो वो कुछ इंडस्ट्रीज थी जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री. बट मॉडर्न इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज ऐसी वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं थी. हम टिस्को को अगर छोड़ दें, टाटा आयरन स्टील कंपनी को अगर छोड़ दें. So let's discuss all such things one by one first of all. So the very first thing which was followed by British India and which is responsible for the poor performance of industrial sector on the industrial sector of India. The very first reason for that is deindustrialization. दैट मीन्स डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनका डिक्लाइन होने लगा, उनको डी इंडस्ट्रियलाइज किया जाने लगा, खत्म कर दिया गया. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट. इंडियन हैंडीक्राफ्ट को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया. ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे किया. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम अप. मतलब एक तरफ जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज अवेलेबल थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड इंस्टेड ऑफ दैट कोई सब्स्टिट्यूट वहां पर अवेलेबल नहीं किया कि कोई मॉडर्न इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर दी हो, तो ऐसा कुछ नहीं था. द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज टू फोल्ड. इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लीजिए. दिस क्वेश्चन इज गिवन इन एनसीईआरटी एज वेल. एनसीईआरटी में भी ये गिवन है. सो इनके दो ऑब्जेक्टिव थे इस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी के. पहला, जो मैं वैसे बता चुका हूं आपको, फिर भी यहाँ पर ऑफिशियली बता देते हैं, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स एंड टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन. ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज थी जो डेवलप हो रही थी उसके लिए इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाया जाए एंड टू सेल फिनिश प्रोडक्ट्स. और वहां से जो फिनिश गुड्स बनते हैं ब्रिटिश इंडिया में, सॉरी ब्रिटेन में, वहां से फिनिश गुड्स को इंडिया लाया जाए और इंडिया में बेचा जाए ताकि वहां की इंडस्ट्रीज ग्रो हो सके, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ग्रो हो सके. आपने रॉ मटेरियल इंडिया से ले लिया, बट यू नीड अ मार्केट वेयर यू कैन सेल योर फिनिश गुड्स. So again, the Indian market was very huge market for the Britishers, and
they wanted to sell their finished goods in Indian market at higher prices. तो यहाँ पर उन्होंने सेल किया. The two-fold policy of British rule was enforced to ensure maximum advantage of their home country. They always wanted कि हमारी होम कंट्री यानी कि ब्रिटेन को जो है वो ज्यादा फायदा मिले rather than इंडिया. इंडिया के बारे में तो खैर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं. रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने के वैसे बहुत सारे रीजंस आप बता सकते हैं, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कुछ स्पेसिफिक रीजन यहाँ पर ये जो पॉइंट है हम लोग रीड करते हैं. द मेन रीजन था वाज इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. यहाँ पर अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अगर डिस्ट्रॉय हुई, उसका रीजन था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. जो टैरिफ पॉलिसी, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, विच इज बेसिकली चार्ज बाय द गवर्नमेंट, और उस टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट चार्ज करती थी. डिस्क्रिमिनेटरी यानी बायस्ड. तो बायस्ड टैक्सेशन पॉलिसी जो है उन्होंने फॉलो की बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश इंडिया. दिस पॉलिसी अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री टू इंडिया. मतलब अगर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटेन से इंडिया में, कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टैक्सेशन नहीं लगेगा. बट ये डिस्क्रिमिनेशन है कि अगर आप ब्रिटिशर्स कुछ कर रहे हैं देन दैट इज टोटली टैक्स फ्री. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ heavy duty was imposed on the export of Indian handicrafts. So अगर इंडियंस यहाँ पर रह के कुछ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल है. ब्रिटिश इंडिया अगर कुछ कर रही है, ब्रिटेन से अगर कुछ, ब्रिटेन और इंडिया के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री, टैक्स फ्री. बट हैवी ड्यूटी लगाई जाएगी इंडियन हैंडीक्राफ्ट पे अगर आप कुछ इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो. एज अ रिजल्ट क्या हुआ यहाँ पर? एज अ रिजल्ट इंडियन मार्केट्स वर फुल ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन which were low priced, क्योंकि मशीन मेड गुड्स होते थे तो सस्ते होते हैं. इट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट. और इसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोग मशीन मेड गुड्स जो हैं वो खरीदने लग गए, which were provided by the British industries in India, and both domestic market as well as the export market, इन दोनों को यहाँ पर डिक्लाइन हो गया. यहाँ पर दोनों में ही इंडियन हैंडीक्राफ्ट की डिमांड जो है वो कम हो गई. इसके अलावा एक रीजन आप ये भी ले सकते हैं कि डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स. पहले प्रिंसली कोर्ट्स हुआ करते थे, राजा महाराजा के मतलब जो है एम्पायर हुआ करता था अलग अलग जगह पर. सो पीपल यूज टू मेक सम स्पेसिफिक एंटीक्स फॉर द किंग एंड बेसिकली द प्रिंस. तो वहां पर वो जाते थे, लेके जाते थे कुछ भी हैंडीक्राफ्ट या कुछ इस तरीके का काम, और वहां पर वो खुश होकर उनको कुछ देते थे. तो ये प्रमोशन होता था इंडियन हैंडीक्राफ्ट का. बट आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो प्रिंसली कोर्ट्स जो है वो कहीं पर गायब हो गए. एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडियन हैंडीक्राफ्ट की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा कम हो गई. तो ये भी एक रीजन यहाँ पर आप अज्यूम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली इट इज द रीजन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट की. हमने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी फॉलो की, डिस्कस किया. एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, इसके डिक्लाइन होने से ऑल दोस पीपल हु वर वर्किंग इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री दे बिकेम अनएम्प्लॉयड. वो अनएम्प्लॉयड हो गए. अब उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है पहले, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाज देयर बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, एंड पीपल were finding the employment opportunities, or they started finding the employment opportunities in the agriculture for their livelihood. अब अगर जितने लोग पहले ही एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कम थी, अगर हम इंडिपेंडेंस पे बात करें, इफ यू टॉक अबाउट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर वाज वेरी पुअर. उसके बाद जो हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे हैं, if all those people will also come, then what will happen? This increased the burden of population on villages and overcrowding in agriculture. Agriculture became overcrowded. People started shifting in the agriculture sector from the handicraft industry.
और दूसरी चीज आ गई इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स का इंपोर्ट होने लगा. सो द इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट विथस्टैंड द फॉरेन कंपटीशन ऑफ मशीन मेड चीप गुड्स. क्वालिटी हमारी हैंडमेड प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी थी, बट आपको पता है कोई भी चीज अगर सस्ती होती है तो लोग उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं रादर देन द पर्टिकुलर कमोडिटी विच इज हैविंग अ गुड क्वालिटी. तो अगर सस्ती है तो लोग उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं. इट एनकरेज द इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन. और ब्रिटेन ने अपना एक पूरा एम्पायर जो है इंडस्ट्री का, वो पूरा यहाँ पर एक तरीके से उनकी डिमांड जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज कर ली. दिस इज द सेकंड पॉइंट. आई होप सो कि यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट. तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज. देखिए ये पर्सनली मेरा भी एक मतलब मैं हमेशा से आपको कहता आया हूं कि ब्रिटिशर्स नेवर वांटेड टू मेक इंडियन इकोनॉमी सेल्फ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आई शुड से. इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज के बेस में कभी भी उन्होंने हमें डेवलप नहीं होने दिया. सो देयर वाज अ लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज. बेसिकली कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री refers to those industries which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption. तो जो भी machine plant capital goods are basically those goods which are responsible, which increases the production capacity, which are responsible for increasing the production of goods and services. Other goods and services basically आप कोई machines बनाएंगे तो उनसे ज्यादा से ज्यादा goods produce कर सकते हैं. So this is what we call capital goods और capital goods industry. तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज अपने आप में जो है डेवलपमेंट को मतलब एक एक ऑटोमेटिक एक सेल्फ रन प्रोसेस बनाती हैं, जो इंडिया में नहीं था. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. बहुत कम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी. इसीलिए आफ्टर द इंडिपेंडेंस हम लोगों ने सबसे ज्यादा फोकस किया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे, इंडस्ट्रियल गुड्स पे, capital goods industries pe basically. So British ruler did not pay attention for their promotion as they always wanted Indians to be dependent on Britain for the supply of capital goods and heavy equipments. कि वो, और आज भी हम लोग जितने भी, चाहे मेट्रो की बात कर लीजिए, बुलेट ट्रेन की बात कर लीजिए, हम लोग बाहर से ही मंगवा रहे हैं. इंडिया में कभी हमने इंडस्ट्रीज को इतनी अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी. The next point is low contribution to GDP. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है. इफ यू पीपल विल पे अटेंशन हियर तो आपको पता लगेगा. The growth rate of new industrial sector and its contribution to GDP remained very low if we talk about Indian economy on the eve of independence. And if we compare this, then in USA 32% of GDP is basically contributed by industrial sector. ये हर एक कंट्री का इंडस्ट्रियल सेक्टर है. इंग्लैंड जो है वहां पर 42% जो जीडीपी का है, इट इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. 39% जो है वो जापान जो है वो जापान में 39% ऑफ जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर. बट इंडिया में उस टाइम पर ये जो कंट्रीब्यूशन था इट वाज वेरी मीगर, बहुत 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 कम था. आज भी कोई बहुत अच्छी हमारा जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है आई शुड से. तो आज भी इसमें जो है इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. द नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. कि पब्लिक सेक्टर का जो गवर्नमेंट का रोल था वो बहुत लिमिटेड रखा गया. मतलब बहुत लिमिटेड, मतलब कि सिर्फ काम चल जाए उस चीज के लिए रखा गया. बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं था, बहुत ज्यादा इंटरवेंशन नहीं था. क्योंकि व्हेन गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसीज, इट ऑलवेज थिंक्स ऑफ द सोसाइटी बेसिकली, कि सोसाइटी को वेलफेयर मिले, सोशल वेलफेयर हो इन इकोनॉमी का. But if we talk about public sector, then the role of public sector in that period was very limited. So the limited area of operation of public sector was also a significant reason for drawback of industrial sector. The public sector remained confined, बहुत limited रहा, only to the railways. Railways में government का थोड़ा सा public sector का role रहा, power generation में रहा, communication में रहा, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में रहा. और इसके अलावा गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन किसी और चीज में नहीं देखा गया.
चाहे आप मेडिकल, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे डेवलपमेंट जो है हो सकता है, इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो है इंप्रूव हो सकती है। तो ये सारी चीजें थी जो यहाँ पर, और गिनी चुनी ऑर्गेनाइजेशंस थी हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर में, बहुत ज्यादा कोई डेवलपमेंट हमने नहीं देखी। आप यहाँ पर इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझिए, बिकॉज यहाँ पर मैंने काफी अच्छी अच्छी चीजें ली हैं। मॉडर्न इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, क्या सिचुएशन एक्चुअली मॉडर्न इंडस्ट्रीज की थी। So due to initiatives of private sector, modern industries started to come up during the second half of the 19th century. सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में धीरे धीरे ये चीजें डेवलप होने लग गई थी, उससे पहले नहीं हुई थी। द इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड इन दिस पीरियड वर मेनली कन्फाइंड टू कॉटन टेक्सटाइल पे कह लीजिए, जूट मिल्स वगैरह, ये इसी तरीके की थी। एंड देयर प्रोग्रेस रिमेन्ड वेरी लो, इनकी प्रोग्रेस कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं थी, बहुत लिमिटेड प्रोग्रेस थी। द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस। कॉटन जो टेक्सटाइल था वो इंडियंस ने डोमिनेट कर रखा था। लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नेमली महाराष्ट्र एंड गुजरात, आज भी इनका नाम बहुत चलता है ऐसी चीजों में। द जूट मिल्स डोमिनेटेड बाय द फॉरेनर्स, कॉन्सेंट्रेटेड इन बंगाल। ये पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए। The major breakthrough was setting up of Tata Iron and Steel Company. The shortcut is also known as TISCO. इन द ईयर 1907, ये आप याद रखिए, यहाँ पर जब भी डेटा आपसे कुछ पूछा जाएगा, डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। टू बी मोर स्पेसिफिक, ये मैंने ऐड किया है, ये जमशेदपुर में एस्टैब्लिश हुआ, और ये जमशेदपुर जो है बिहार में आता है बेसिकली। A few other industries in the field of sugar, cement, paper, jute, cotton, steel, iron, etc. also came up after the Second World War. और ये सारी चीजें भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में धीरे धीरे इमर्ज होना शुरू हो गई थी। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दैट नेम टू इंडस्ट्रीज व्हिच वर एग्जिस्टिंग देयर बिफोर द इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर आप शुगर, सीमेंट, पेपर, कॉटन, जूट, आयरन, स्टील, इन सारी इंडस्ट्रीज का नाम जो है आप लिख सकते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर 5 पॉइंटर्स जो है स्पेसिफिकली बताए हैं। देयर आर सम स्टूडेंट्स दोज हु ऑलवेज से दैट सर इफ यू वांट टू राइट सम मोर पॉइंट्स, अगर मान लीजिए मेरी मैम कह रही है कि मुझे 6 पॉइंट भी लिखना है, मुझे 7th पॉइंट भी लिखना है, देन व्हाट शुड आई डू? तो यहाँ पर आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। जो डिमांड का पैटर्न था, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, लोग जो है, एक नया क्लास हमारे इंडियन सोसाइटी में उस टाइम इमर्ज हो गया था, दैट पीपल स्टार्टेड यूजिंग द फॉरेन प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर वो धोती वगैरह नहीं पहनते थे, शर्ट्स वगैरह, ट्राउजर्स वगैरह यहाँ पर आने लग गई। तो एक न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड इमर्ज हुआ, विच वाज बेसिकली फुलफिल्ड बाय, दैट डिमांड वाज फुलफिल्ड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। So because of that, the demand or the goods which were produced in Indian industry, their demand decreased. उसकी वजह से उनकी डिमांड डिक्रीज हो गई, और फॉरेन से जो गुड्स आते थे उनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई। इसके अलावा यहाँ पर इन सारी चीजों में जो the expansion of British industries happened in India, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन नहीं बोलूंगा, आई शुड से दैट द एक्सपेंशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच वर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इंडिया, वो भी यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज हुआ। वो क्यों इंक्रीज हुआ? बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज, इंट्रोडक्शन जो है ऑफ रेलवेज इन इंडिया, ये रेलवेज की वजह से यहाँ पर और ज्यादा चीजें होने लगी। रेलवेज, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, हुआ क्या कि introduction of railways in India made it very easy, made very easy the export and import between Britain and India। और जो छोटे छोटे रिमोट एरियाज थे वहां तक भी जो है ब्रिटिश गुड्स की पहुंच जो है वो बढ़ने लगी बिकॉज ऑफ रेलवेज। तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन हुआ ब्रिटिश गुड्स का, उसके लिए इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है जिनका। एंड आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा हमारे पास कुछ भी पेंडिंग है यहाँ पर। दिस इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर।
नेक्स्ट क्लास में एज यू ऑल कैन सी वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फॉरेन ट्रेड, कि फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन कैसी थी कैसी नहीं थी। लेकिन अगर यहाँ पर आपको इस वीडियो में कोई अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हर एक कमेंट को मैं रीड करता हूँ और उसका रिप्लाई जरूर करता हूँ। आप चाहें तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैक्रो और आईडी के और भी वीडियोस आपको रिक्वायर्ड हैं तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पर आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग मनोज जहांगीर क्लासेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।